उधर बंगाल हिंसा की गूंज कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंच गई है। हिंसा पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूछा कि कल हनुमान जयंती पर शांति बनाए रखने के लिए सरकार क्या कर रही है। इसके जवाब में ममता सरकार के अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि सरकार को हनुमान जयंती के जुलूस के लिए 2000 आवेदन मिले हैं। कई गुमनाम संस्थाओं ने भी जुलूस की इजाजत मांगी है। जिन इलाकों में धारा 144 लागू है वहां जुलूस की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी भी गड़बड़ी के लिए जुलूस के आयोजक जिम्मेदार होंगे। संवेदनशील इलाकों में बैरिकेडिंग की जाएगी। डेडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। समय सीमा से आगे जुलूस को इजाजत नहीं होगी। आयोजकों को वॉलंटियर्स के नाम प्रशासन को सौंपने होंगे। हम आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही ममता बनर्जी ने हनुमान जयंती पर हिंसा की आशंका जताई थी। और একটা দিন আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে সতর্ক করব, 6 তারিখটাও মনে রাখবেন আমাদের ছেলে মেয়েরাও। 6 তারিখটা আমরা বজরংবলীকে সবাই সম্মান করি, কিন্তু ওরা যেন দাঙ্গার নামে আবার কোনো প্ল্যান করতে না পারে। एक दिन पहले ममता बनर्जी ने हनुमान जयंती को लेकर हिंसा की आशंका जताई थी। आज ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता से शांति और सौहार्द बरतने की अपील की। একদিকে রমজান মাস চলছে, অন্যদিকে শুভ নববর্ষ আসছে। আগামীকাল হনুমান দেবের পুজো আছে। সবাই শান্তিতে ভালো করে সবকিছু পালন করুন। শান্তিতে পালন করলে কোনো অসুবিধা হয় না। বাংলা শান্তির জায়গা। कल हनुमान जयंती को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने एक एडवाइजरी जारी की। ये एडवाइजरी कहती है कि बंगाल, बिहार समेत सभी राज्यों को भेजी गई है। ये एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी राज्य कानून व्यवस्था की कड़ी व्यवस्था करें ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने ना पाए। हनुमान जयंती शांतिपूर्ण माहौल में होनी चाहिए। सरकार माहौल बिगाड़ने वालों पर नजर रखे। हर उस चीज पर नजर रखी जाए जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका हो। आगे बढ़ेंगे। रामनवमी के मौके पर बंगाल में हुई हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय सख्त है। बंगाल हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से रिपोर्ट तलब की है। दरअसल राज्य बीजेपी के अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखकर आरोप लगाया था कि रामनवमी के दौरान हिंसा में पुलिस ने दंगाइयों की मदद की और लोगों की सुरक्षा में नाकाम रही। इस चिट्ठी के मिलने के बाद ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से कानून व्यवस्था के हालात पर रिपोर्ट भेजने को कहा था। हालांकि अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है। गृह मंत्रालय से इसका जो है तथ्य मांगा गया है, अभी तक नहीं पहुंचा है अभी सब सुबह से, और उन्होंने जजमेंट दे दिया। ये हो सकता है कि मैं अभी भी किसी को भी दोषी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे अपना चेयर का मर्यादा पालन करना। और इस बीच बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के राज्यपाल पर ही सवाल खड़े कर दिए। शुभेंदु ने आरोप लगाया कि बंगाल के राज्यपाल हिंसा को लेकर सख्त नहीं है और उन्हें लगता है कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने वैसी भूमिका निभाई जैसी पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ और गोपाल कृष्ण गांधी ने निभाई थी। এই ধরনের পরিবেশ পরিস্থিতিতে গোপাল কৃষ্ণ গান্ধীর ভূমিকা এবং পরবর্তীকালে জগদীপ ধনখড়ের ভূমিকা আমি আজকের দিনে স্মরণ করতে চাই। বর্তমান রাজ্যপাল মহোদয়ের কাছ থেকে এখনো পর্যন্ত গোপাল কৃষ্ণ গান্ধী বা জগদীপ ধনখড়ের যে ভূমিকা সেই রকম কোনো ভূমিকা আমি ব্যক্তিগতভাবে देखते पाईनी। बंगाल के राज्यपाल ने कल ही हुगली में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सख्त कार्रवाई की बात कही थी। कल बीजेपी देश भर में अपना स्थापना दिवस मनाएगी। इस दौरान कई तरह के आयोजन किए जाएंगे। कल बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल तरीके से संबोधित करेंगे। देश भर में बीजेपी के कई कार्यक्रम भी होंगे। श्री रामचरितमानस से जुड़े बुक लॉन्च इवेंट के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब राम राज्य की ओर बढ़ रहा है। हम हर वर्ग के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सभी खुले बोरवेल्स को ढकने का आदेश दिया गया है। गृह विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को कुएं और बोरवेल्स के सर्वे करने के आदेश दिए। पंजाब के अमृतसर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास सेना ने ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से ड्रग्स भेजी जा रही थी। OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को भारत के अंदरूनी मामलों में बयान जारी करना भारी पड़ गया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने OIC के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है, जबकि उसके बयान को सांप्रदायिक मानसिकता और भारत विरोधी एजेंडे का हिस्सा बताया। अरिंदम बागची ने कहा कि OIC केवल भारत विरोधी ताकतों का साथ देकर अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है।
दरअसल ओआईसी ने रामनवमी के दौरान भारत के कई राज्यों में हुई हिंसा को लेकर कहा था कि इस बवाल में केवल मुसलमानों को निशाना बनाया गया। ओआईसी ने कहा था कि मुस्लिम समुदाय के साथ साथ मदरसा और उसके पुस्तकालय को टारगेट किया गया। ओआईसी ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग भी की थी। इस्लामिक सहयोग संगठन लगातार भारत विरोधी बयान जारी करता रहा है। इससे पहले भी कई मौकों पर उसने ऐसी बयानबाजी की है। लिहाजा इस बार जब उसकी ओर से एक बार फिर भारत विरोधी बयान आया तो विदेश मंत्रालय ने उसे हद में रहने की नसीहत दे दी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा का कल यानी गुरुवार को 1 साल पूरा हो रहा है। कल ही हनुमान जयंती भी है और आपको याद होगा कि पिछले साल इसी दिन हिंसा भड़की थी। इसी आशंका को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को हनुमान जयंती के मौके पर निकलने वाली शोभा यात्रा को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। हालांकि हिंदू संगठनों का कहना है कि वो गुरुवार को जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकालेंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप सब जहांगीरपुरी 6 अप्रैल दोपहर 2 बजे हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए अवश्य आएं। हिंदू संगठनों की तरफ से शोभा यात्रा को लेकर पोस्टर्स भी जारी किए गए और लोगों से शोभा यात्रा में शामिल होने की अपील भी की गई। मेरा सभी हिंदू नवयुवकों से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा जहांगीरपुरी की शोभा यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पहुंचे। वहीं दिल्ली में हंगामे की आशंका को देखते हुए पुलिस अलर्ट पर है। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी इलाके में सुरक्षा के इंतजामों को बढ़ा दिया है तो वहीं शोभा यात्रा निकालने वाले आयोजकों से भी कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। और दिल्ली में हंगामे की आशंका को देखते हुए दिल्ली पुलिस के जवानों ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने आज संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग की। दिल्ली पुलिस के आधा सैकड़ा जवान बाइक पर सायरन बजाते हुए गश्त करते हुए दिखे। दिल्ली पुलिस ने लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। यहीं पुलिस ने चेतावनी भी दी कि अगर किसी ने शांति भंग करने की कोशिश की तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देश के सरकारी बैंकों में हजारों करोड़ रुपए की ऐसी रकम जमा है जिसका कोई दावेदार नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक ये रकम कई वर्षों से बैंकों में जमा है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक देश की तमाम सरकारी बैंकों में 35,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा अनक्लेम्ड अमाउंट जमा था। हाल ही में सरकारी बैंकों ने ये रकम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सौंपी है। सबसे अधिक 8,086 करोड़ रुपए का अनक्लेम्ड अमाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा था। वहीं पंजाब नेशनल बैंक में 5,340 करोड़ रुपए और कैनरा बैंक में 4,558 करोड़ रुपए का अनक्लेम्ड अमाउंट जमा था। आरबीआई के नियमों के मुताबिक सेविंग्स या करंट अकाउंट में जमा रकम की जब 10 साल तक कोई खोज खबर नहीं ली जाती है तो वो अनक्लेम्ड अमाउंट बन जाता है। इसी तरह टर्म या फिक्स डिपॉजिट के मैच्योर होने के 10 साल बाद तक अगर उनका कोई दावेदार नहीं आता है तो उसे भी अनक्लेम्ड अमाउंट माना जाता है। 10 साल इंतजार के बाद इस अनक्लेम्ड अमाउंट को आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। Zee News.